नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द गुरु में। मैं हूं जीवन सर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षा मनोविज्ञान। जब हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की, तो पहला चैप्टर हमने इस पर दिया आपको मनोविज्ञान का, और उसी क्रम में हमने फिर से एक क्लास लेकर के आया जिसे हम शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके विभिन्न पहलुओं को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, जिसका अर्थ होता है कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बारे में बताती हो। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा है। अब कहेंगे क्यों व्यवहारात्मक? क्योंकि व्यवहार का ही तो अध्ययन करते हैं हम। इसमें हम मनोविज्ञान के नियम, सिद्धांत, क्रियाविधि आदि को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान वह विषय है जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार का शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में यह मनोविज्ञान का ही एक विषय है, लेकिन यह शिक्षा तक ही सीमित है। बाकी क्षेत्रों में इसका यूज नहीं किया जाता है। इसकी परिभाषा के बारे में जान लीजिए। तो स्कीनर महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित होता है। दूसरा है क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तीसरी परिभाषा दी है पील महोदय ने। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जान लेते हैं। जब मनोविज्ञान ही विज्ञानमयी है, जो कि हमने कल आपको बढ़िया से समझाया, तो शिक्षा मनोविज्ञान भी तो मनोविज्ञान है। जब बाप ही विज्ञानमयी है तो बेटा तो विज्ञानमयी होगा ही ना, साइंटिफिक होगा ही। इसको मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और शिक्षा दर्शन आपस में संबंधित है और मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र से हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थी और जो शिक्षार्थी होते हैं वो दूरी का काम करते हैं, बीच में वही रहते हैं। उसी के हिसाब से हमें सारी व्यवस्थाएं करनी होती है। जैसे कि विषय सामग्री विद्यार्थी को ही शिक्षार्थी को ध्यान में केंद्र रखकर बनाए जाते हैं। उनकी व्यक्तिगत भिन्नता, योग्यताएं, क्षमताएं भी ध्यान में रखी जाती हैं। दूसरा है सीखने संबंधी अनुभव। बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से उनके सीखने संबंधी अनुभवों की आवश्यकता पड़ती है। हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, वह सफलता पूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सके। अगर हमने ये जान लिया कि बच्चे कैसे सीखते हैं तो आसानी से सिखा पाएंगे। तीसरी है सीखने की प्रक्रिया। जब हम शिक्षार्थी से परिचित हो जाते हैं, तब इसके बाद हम इस धुरी के इर्द गिर्द शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर नियम बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, सोचते हैं और अपनी कई सारी प्रक्रियाएं लगाते हैं ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। चौथी बात है कि सीखने से संबंधित परिस्थितियां एवं वातावरण। शिक्षा मनोविज्ञान में परिवार, कक्षा का वातावरण, इससे संबंधित विधियां जैसे मूल्यांकन, आकलन, निर्देशन एवं परामर्श इत्यादि शामिल है। अब अध्यापक क्या होता है? पांचवा है अध्यापक, जो एक सहयोग करता होता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्ययन और अध्यापन में अध्यापक का अमूल्य स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षा प्रक्रिया में अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाने के लिए परिचित करता है। वो बताता है शिक्षा मनोविज्ञान कि एक शिक्षक को कब क्या करना है।
आप तैयारी कुछ और करके आते हैं और जब स्कूल में पहुंचते हैं, परिस्थिति के अनुसार आप कैसे हैंडल करते हैं, एक अच्छे शिक्षक की विशेषता है ये। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण संबंधी कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है? तो वह शिक्षार्थी को जानने में मदद करता है। जैसे ही कोई बच्चा उदास रहता है तो हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, रीजन पता करते हैं, उनकी योग्यताओं को जानते हैं, उनकी क्षमता को जानते हैं, उनकी पृष्ठभूमि का पता करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। और अगर आगे आप उसको नहीं पता करते हैं तो आपका दिया गया अधिगम वो ले ही नहीं पाएगा। दूसरे विषय वस्तु अथवा सीखने संबंधी अनुभव का चयन एवं आयोजन। जब आपने जान लिया कि बच्चे तैयार हो गए, हाँ अब हम शिक्षा उसे दे सकते हैं, हम भी तैयार हैं, तब सबसे बड़ी समस्या आती है कि किस स्तर पर किस प्रकार की सीखने संबंधी जानकारी दी जानी है। अब 1 क्लास के बच्चे को साइन थीटा cos थीटा तो नहीं सिखा सकते ना, है कि नहीं? अब देखिए, तीन सामग्रियों का क्रमबद्ध आयोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए। यदि 1 to 5 का बच्चा है तो आप डायरेक्ट भागा तो नहीं सिखा सकते, पहले गिनती सिखाना होगा, क ख सिखाना होगा, ABCD सिखाना होगा, तब 1 अंक का जोड़, तब 2 अंक का जोड़, ये क्रमबद्ध तो हो गया ना। नेक्स्ट है तीसरा, अध्यापन एवं सीखने की कला और तकनीक सुझाना। अब सब चीज आपने जान लिया, आपने बच्चों को जान लिया, यह भी जान लिया कि उसे पढ़ाना है, लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है, कैसे? उसे कैसे सिखाया जाए? तो सबसे बड़ा जवाब मिलेगा, आपने जो ट्रेनिंग किया है, आपने जो शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा है, वो क्या कहता है कि इस परिस्थिति में क्या करना है। तब आप उनमें से एक उचित कदम उठाते हैं, उचित विधि उठाते हैं और फिर आप उसको हैंडल करते हैं। चौथा है सीखने के लिए उचित परिस्थितियों एवं वातावरण का आयोजन। अब देखिए, छात्र तैयार है, शिक्षक भी तैयार है, पता है क्या देना है, लेकिन बगल में अगर लाउड स्पीकर बज रहा है तो वो डिस्टर्ब करेगा। तो वातावरण भी तो मायने रखता है, परिस्थिति भी मायने रखता है। यही वजह होते हैं कि आप देखिएगा पर्व त्योहार में छुट्टियां कर दी जाती हैं। एक कारण यह भी है, ये मत समझिएगा ये कारण नहीं है, ये भी कारण है, क्योंकि इसमें बच्चे पढ़ने को तैयार ही नहीं होते हैं। घर में एक अलग सा खुशनुमा माहौल होता है, वो वहां समय बिताना चाहते हैं, तो हर बात को ध्यान में रखा जाता है, छोटी छोटी बातों को। पांचवा है उचित अनुशासन स्थापित करने में सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की रचनात्मक अनुशासन स्थापित करने में बहुत सहायता करता है। अब मान लीजिए कि आपकी कक्षा में कोई एक बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, तो अगर आपने इसे हैंडल करना नहीं सीखा है तो फिर आपका कक्षा में अनुशासन भंग होगा, बच्चे आपसे नहीं अच्छे से पेश आएंगे। क्या कर सकते हैं, उस बच्चे को उठाइए, बोर्ड के सामने बुलाइए, उससे पढ़वाइए। ऐसे में क्या होगा, जो बच्चे अगली बार हल्ला करने का सोच रहे हैं उसे यह बात संदेश जाएगा कि जो भी हल्ला करेगा उससे पढ़वाया जाएगा। इससे दो चीज कर रहे हैं आप, एक तो सजा दे रहे हैं, दूसरे तौर पर आप उसको सिखा भी तो रहे हैं। छठा है मापन एवं मूल्यांकन में सहायता। यदि कोई शिक्षक बढ़िया से मनोविज्ञान को पढ़ा है तो उसे पता है कि मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए, किन विधियों को लगाना है, उपचारात्मक लगाना है कि निदानात्मक लगाना है, आकलन कब करना है, सब चीज वो बढ़िया से जानता है। और इसीलिए वो अच्छे से मार्गदर्शन करेगा बच्चों को। देखो बच्चों एग्जाम्स आ रहे हैं, मन लगा के पढ़ो, मोटिवेट करेगा। सातवां है समस्यात्मक बालक की पहचान। तो ये जो पहचान है आपको, वो आपको शिक्षा मनोविज्ञान ही सिखाता है कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा बच्चा आपका पिछड़ रहा है, किस में इसको समस्या है। तो ऐसे में सभी बच्चे तो एक से नहीं होंगे, कुछ तो ऐसे होंगे जो तेज होंगे,
कुछ मंदबुद्धि होंगे, कुछ मिडिल में होंगे, ना ज़्यादा तेज ना तो आपको तो सबको लेकर के चलना है, क्योंकि समावेशी कक्षा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप स्पेशल स्कूल में जाइए। तो अब क्या करना होगा, आपको स्पेशल टाइम देना होगा। क्लास के दौरान आप घूम-घूम के देखिए कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में गलत हो रहा है, किसमें पिछड़ रहा है, उसे उसी समय सुधार करवाइए। और फिर जब आप रास्ते में उसे ले आते हैं, तो ये जो लाने में आपको किसने मदद किया? शिक्षा मनोविज्ञान ने किया। अब हम देखेंगे मनोविज्ञान की कुछ विधियाँ हैं। तो इसमें पहला आता है अंतःदर्शन विधि। ये सब विधियाँ मैं किसी दिन डिटेल में पढ़ा दूँगा। अभी मैं तो ये सब विधि नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिर है निरीक्षण विधि, मनोविश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, अंतः प्रदर्शन या भेदीकरण विधि, उपचारात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, रेटिंग विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, समाज मिति विधि, प्रक्षेपण विधि, प्रश्नावली विधि। ये सब विधियां हैं, है ना। मैं आपको छोटे छोटे क्लासेस के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें बताता रहूंगा। ये ऐसे चैप्टर्स हैं, आप देखेंगे कि यूट्यूब पर आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ाया जाता है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान जो नियम है उसको समझिए, फिर मैं भी आपके लिए एमसीक्यू लाऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे, और रोज मैं क्लासेस दूंगा, मिस नहीं करना, ठीक है। तो मैं अगले क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।